ईश्वर चंद और उनकी पत्नी घर छोड़कर जा रहे थे। उनके हाथ में एक अटैची थी, जिस अटैची के अंदर उनके कुछ कपड़े थे और कुछ ऐसी यादें थी जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। तभी उनके बेटा और बहू आते हैं। वो उनके पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि माँ, बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ ऐसा मत करो। इस बात को सुनने के बाद माँ सावित्री से नहीं रोका जाता। वो एकदम से अपने बेटे से कहती है कि बेटा, हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, अब इस चीज़ का फल तो तुम्हें ऊपर वाला देगा। ऐसा कहकर वो उस घर से उस अटैची को लेकर चले जाते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से ईश्वर चंद और उसकी पत्नी उस घर को छोड़कर जा रहे थे, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी एक शहर की है। शहर के अंदर एक मकान है। उस मकान के अंदर 6 लोग रहा करते हैं। 2 माँ बाप हैं, एक उनका बेटा है, बेटे की शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। माँ बाप का नाम है ईश्वर चंद और सावित्री। जो ईश्वर चंद है वो बड़े ही मेहनती थे। जवानी में मेहनत करके उन्होंने शहर के अंदर ये घर खरीदा था और घर काफ़ी आलीशान था, काफ़ी बड़ा था। अब वो बुजुर्ग हो चुके थे तो उस घर के अंदर रहा करते थे। उनका बेटा बाहर कमाया करता और बहू घर में रहकर घर की देखभाल किया करती। दूर से देखने पर वो परिवार बहुत ही खुश और सक्षम दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर जो चल रहा था वो अंदर से ही महसूस हो सकता था। ईश्वर चंद जी एक दिन सुबह सुबह कहीं बाहर से आ रहे थे। उनकी बहू पोछा लगा रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो एकदम से उनकी बहू उन पर चिल्लाकर पड़ती है। कहती है कि बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी मेहनत से पोछा लगाया था और सारा के सारा पोछा खराब कर दिया। इस बात को सुनकर बाबूजी का एक बार तो मन करता है कुछ कहने का, लेकिन वो वहीं से उल्टे पांव उस घर से निकल जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम को उसकी बहू पार्टी में गई हुई थी तो उसने अपने पति को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं तो पार्टी में गई हूँ, तुम ऐसा करना, अपना खाना बाज़ार से ही खाकर आना और बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत ले आना। तो वह घर पे खाना नहीं बनाती है। इधर उसकी सास आती है, किचन के अंदर देखती है तो देखा कि बहू ने खाना नहीं बनाया है। वह पूछती है कि बहू, खाना क्यों नहीं बनाया? तो बहू एकदम से झल्लाते हुए कहती है कि मैं पार्टी में गई हुई थी तो खाने की ज़रूरत क्या है, सुबह का खाना पड़ा हुआ है, अब तुम 2 लोगों के लिए अलग से चूल्हा चलाऊं। ऐसा कहकर बहू सोने के लिए चली जाती है। जो ईश्वर चंद की पत्नी सावित्री है वो किचन के अंदर जाती है, देखती है कि रूखी सूखी रोटी सुबह की पड़ी हुई है, थोड़ी सी दाल है, उन्हीं को गर्म करके अपने पति के लिए ले जाती है और जाकर कहने लगती है कि सुनो जी, अब हमसे सहन नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद ईश्वर चंद उन रोटियों को खाते हुए कहते हैं कि ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है और कोई बात नहीं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, आखिर ये हमारे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बहू का स्वभाव है, उम्र के साथ समझ जाएगी। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को चुप करा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। बेटा और बहू उन पर काफ़ी ज़्यादा जाती किया करते हैं। ईश्वर चंद जब अपने बेटे से बात करने की कोशिश किया करता तो उसका बेटा मोहित उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया करता। और जब मोहित की माँ उससे कहा करती कि बेटा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तो एकदम से चिल्लाते हुए कहता कि माँ, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, फ़ोन के अंदर पिताजी को दिखाई नहीं देता, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो बार बार उन्हें डांट दिया करते, क्योंकि अब उम्र हो चुकी थी, उनके काम धंधा तो बस की नहीं था, वो तो घर के ऊपर एक बोझ ही थे। ऐसा ही वो बेटा बहू समझ रहे थे और बार बार उन्हें परेशान किया करते। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन छुट्टी का दिन था तो सुबह सुबह जो सास है वो किचन के अंदर जाती है चाय बनाने के लिए। अपने और अपने पति के लिए वो चाय बना रही थी। तभी उसकी बहू आती है अपने बेडरूम से और कहती है कि माँ जी, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये भी इतनी मेहनत करते हैं और मैं भी इस घर को संभाला करती हूँ, सुबह सुबह ही बर्तनों की आवाज़ से हमारी नींद ख़राब कर दी, तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर जो सास है वो मायूस हो जाती है और कहती है कि बहू, मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं इसी वजह से कि तुम परेशान हो जाओगी। और ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर जाकर अपने पति ईश्वर चंद को चाय देते हुए कहती है कि सुनो जी, अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बहू बात बात पर डांटती है। अब तो मैं उससे काम के लिए कहती भी नहीं, लेकिन तब भी वो मेरे ऊपर बेमतलब की बातों पर ही नाराज़ हो जाती है। इस बात को सुनकर ईश्वर चंद जी कहते हैं कि सावित्री, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, जैसा वो अक्सर कहा करते थे, ऐसा ही कहकर अपनी पत्नी को समझा देते हैं। तभी शाम हो जाती है और शाम के समय जो ईश्वर चंद जी हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि 1 कप चाय बना कर लाओ और 2 ब्रेड ले आओ, फ्रिज के अंदर रखे होंगे। ईश्वर चंद जी चाय का वेट कर रहे थे। जो सावित्री है वो किचन के अंदर जाती है, चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद वो जैसे ही फ्रिज खोलती है और वहाँ से ब्रेडों को उठाती है, तभी उसके बेटे की बहू आती है और कहती है कि माँ जी, लगता है आपको ब्रेड खाने की आदत पड़ गई है, ऐसा करो इन ब्रेडों को रख दो, बेटी सुबह स्कूल जाएगी और उसको नाश्ते में ये ब्रेड देने हैं।
अगर तुम्हें खानी है तो सुबह की रोटी पड़ी है, उनको गर्म करके उन्हें खा लीजिए। अब आप लोग कुछ काम तो करते नहीं हो, ऊपर से आपका खर्चा और है। ये बात जैसे ही सावित्री सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरी हुई आंखों को लेकर अपने पति के पास जाती है कि सुनो जी, अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इससे अच्छा तो हम लोग वृद्धाश्रम चलते हैं, वहाँ पर आराम से दिन तो कटेंगे, कोई हम पे बार बार चिल्लाएगा नहीं और किसी बात से कोई हमें रोकेगा नहीं और टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। इस बात को सुनकर ईश्वर चंद जी अपनी पत्नी सावित्री से कहते हैं कि सावित्री तू चिंता मत कर, हमारे ऐसे दिन नहीं आएंगे कि हमें वृद्धाश्रम जाना पड़े, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वो उस चाय को भी नहीं पीते और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उसके घर से 2-3 घर छोड़ के ही उसका एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम था सुरेश। अब सुरेश के पास जाता है और उससे कहता है कि दोस्त मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मेरे बेटे बहू ने हम दोनों का जीना हराम कर रखा है, बात बात पर ताना मारते हैं, बात बात पर धुतकार देते हैं और उन लोगों को तो केवल मौका चाहिए हमें लज्जित करने का। इस बात को सुनकर उसका दोस्त सुरेश उससे कहता है कि यार तेरा तो बड़ा ही बुरा हाल है, मैंने तो इस चीज़ का इंतजाम पहले ही कर लिया है। वो कहता है वो कैसे? तो वो बताता है कि शहर के बाहर एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के अंदर मैंने एक फ्लैट ले लिया है जिसमें नीचे वाले पोर्शन पे तो मैं रहा करूँगा और ऊपर वाले पोर्शन पे किराएदार को रखूँगा और बेटे बहू मुझे नहीं रखते हैं तो मैं वहाँ पर रह लूँगा और किराए के पैसों से मेरा घर चल जाया करेगा। इस बात को सोचकर जो ईश्वर चंद है वो भी कहते हैं यार तू एक काम कर, तेरी निगाह में अगर कोई बिल्डर हो तो मेरा घर है वो मेरे नाम है, तो उसे बिकवाने का इंतज़ाम कर, मैं भी वहीं पे कोई फ्लैट ले लूँगा और इसी तरह से रह लूँगा, क्योंकि अब बुज़ुर्ग हो गया हूँ, कमाना तो मेरे बस की नहीं है, लेकिन अगर फ्लैट लिप जाएगा तो उससे मेरा काम चल जाएगा, घर की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है और काफ़ी अच्छी जगह पर बना हुआ है। इस बात को सुनकर उसका दोस्त सुरेश कहता है कि ठीक है यार, अगर तू ऐसा कह रहा है तो मैं ऐसा कर दूंगा। ईश्वर चंद चलते हुए अपने दोस्त से कहता है कि ये बात मेरे और तेरे बीच में ही रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को इस बात के बारे में पता चल जाए। तो उसका दोस्त कहता है कि दोस्त तू चिंता मत कर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कहकर ईश्वर चंद वहाँ से चला आता है। अब रात को वह जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसकी बेटे की बहू वहाँ पर खड़ी मिलती है। वो कहती है कि बाबूजी आप बुढ़ापे में सटिया गए हो, ये कोई टाइम है घर पे आने का। इस बात को सुनकर जो ईश्वर चंद है वो अपना सर नीचे करके घर के अंदर घुस जाते हैं। अब धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीत जाते हैं। तभी उसके दोस्त सुरेश का फ़ोन आता है। वो उसको बताता है कि डीलर से मेरी बात हो गई है और वो तुम्हारे घर को देखने के लिए तैयार है। अब इसके बाद ईश्वर चंद जी सुरेश से कहते हैं कि यार तू एक काम और कर मेरा, तू ऐसा कर उस डीलर को लाके बाहर से ही मेरा घर दिखा दे, जो मेरे घर वालों को पता ना चले। इसके बाद जो सुरेश है वो दूर से डीलर को घर दिखा देता है। सौदा तय हो जाता है और यह बात फ़ोन पर ईश्वर चंद को बताई जाती है। अब फ़ोन पर बात हो चुकी थी तो ईश्वर चंद अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान तुम ऐसा करो, एक अटैची के अंदर अपने जो भी कपड़े हैं उनको ले लो। इस घर से हमारी खास कोई यादें तो जुड़ी नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ हो उस सभी सामान को एक अटैची के अंदर रख लो। ऐसा कहकर वो अपने दोस्त सुरेश के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप ऐसा करो, जो बिल्डर है उसे लेकर मेरे घर आ जाओ, ऐसे में बेटा भी बाहर है और मैं घर दिखा दूंगा और साइन कर देंगे प्रॉपर्टी को। इसके बाद जो सुरेश है वो उस बिल्डर को लेकर उसके घर आ जाता है। ईश्वर चंद उसे पूरा घर दिखाता है। बहू अब इस बात को देखकर हैरान है और सोच रही है कि ये बाबूजी को क्या हो गया है, किस व्यक्ति को घर ले आए और पूरा घर इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं। इस बात को सोचते हुए उसके बेटे की पत्नी अपने पति के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि जल्दी घर पे आओ, यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल बजा रहे हैं ये बुढ़े बुढ़िया। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो भागा दौड़ा आ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ईश्वर चंद ने प्रॉपर्टी के पेपरों पर दस्तखत कर दिए थे। अब जैसे ही बेटा आकर देखता है तो उसका घर बिक चुका था और जो उसके माँ बाप हैं वो एक अटैची को लेकर घर से बाहर जा रहे हैं। अब उनको देखते ही एकदम से जो बेटा और बहू हैं दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन जो उसके पिता हैं वो बिल्कुल उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। इधर जो उनकी माँ है वो एकदम से कहती है कि बेटा बहू तुमने हमें परेशान ही इतना कर दिया, अब हम करें भी तो क्या करें। ऐसा कहकर वो लोग जाने ही लगते हैं, लेकिन बेटा और बहू एक बार फिर से गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमारे साथ ऐसा मत करो। उसके बाद उसकी माँ एक बार फिर से कहती है कि बेटा हमने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। ऐसा कहकर वो उस घर को छोड़कर निकल जाते हैं। बिल्डर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक फ़्लैट तैयार है। अब इसके बाद ईश्वर चंद उस घर के पैसों से एक फ़्लैट खरीदते हैं उसी सोसाइटी के अंदर जिसका उसकी दोस्त ने बताया था,
और घर खरीदने के बाद उसके अंदर किराएदार बसाते हैं और कुछ पैसे अभी उनके पास बच गए थे, उन पैसों को भी बैंक में जमा कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें शान से ज़िंदा रखूँगा और मेरे मरने के बाद भी तुम शान से ही जियोगी, क्योंकि ये पैसे जो अकाउंट में रखे हैं ये तुम्हारे पीछे काम आ जाएंगे और अब साथ ही साथ हमारा काम इस किराए से चल जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस फ्लैट के अंदर रहा करते हैं। इधर जो उसके बेटा बहू थे वो एक किराए का घर लेकर उसमें रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय अपनी करवट लेता है। भगवान की दृष्टि उन दोनों बहू बेटों पर पड़ती है और ऊपर वाला उन्हें उनके कर्मों के दंड देता है। मोहित और उसकी पत्नी के जो बच्चे हैं वो उन्हें बड़ी बुरी तरह से घर के अंदर रखा करते, बार बार धुतकारा करते और जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया था उससे भी बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर जैसे को तैसा मिला और माँ बाप ने दिखा दिया कि माँ बाप कौन होते हैं। अगर वो माँ बाप से अच्छी तरह से रहते, उनका सारा कहा मानते, उनका आदर करते और अच्छी तरह से उनको घर में रखते तो उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इस चीज़ से सीख लेकर उसके बच्चे भी अच्छा काम किया करते और अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखते। तभी तो कहा जाता है कि इस संसार में जो जैसी करनी करता है वो वैसी भरनी भरता है। यहाँ पर बेटा बहू ने गलत किया तो उस गलत का गलत नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों के अंदर बहुत सी सीख छुपी होती है, उसी के लिए आपको इन कहानियों को सुनाया जाता है ताकि आप लोग इसमें से अच्छाई को सीख सको और अपने जीवन में अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।